नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, एक ऐसी कहानी जो पूरे 90 साल तक चली। सोचिए, एक बिखरा हुआ विद्रोह कैसे एक पूरे राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई बन गया। चलिए, इस लंबे और मुश्किल सफर को कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर कैसे एक विद्रोह जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी चिंगारियों की तरह शुरू हुआ, एक ऐसी संगठित आग बन गया जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। देखिए, किसी एक दिन या एक घटना की कहानी नहीं है। ये तो विचारों के बदलने की, नई नई रणनीतियों के बनने की और अनगिनत बलिदानों की कहानी है। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले विद्रोह की वो पहली चिंगारी, उसके बाद एक कांग्रेस का जन्म जब आवाजें संगठित होने लगीं। फिर आता है गांधीवादी दौर जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता की ओर वो आखिरी मार्च और अंत में आज़ादी और विभाजन। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, विद्रोह की पहली चिंगारी। ये वो दौर था जब कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कोई संगठित आंदोलन नहीं था। बस अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था और बस फटने को तैयार था। और वो गुस्सा फटा साल 1857 में। एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये भारत का पहला इतना बड़ा, इतना फैला हुआ विद्रोह था। इसीलिए तो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, तात्कालिक वजह तो वो चर्बी वाले कारतूस थे जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो सालों के ब्रिटिश उत्पीड़न, भारतीय सैनिकों के साथ हो रहे भेदभाव और नाइंसाफी की वजह से लगी हुई थी। और एक बात और, ये कोई एक नेता का आंदोलन नहीं था, ये पूरे देश का गुस्सा था। बैरकपुर में मंगल पांडे ने आवाज उठाई तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली। कानपुर में तात्या टोपे थे तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, 1857 का विद्रोह भले ही अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन एक बहुत जरूरी काम कर गया। इसने पहली बार पूरे देश में एक राष्ट्रीय चेतना जगाई। लोगों को समझ आया कि अकेले अकेले लड़ने से काम नहीं चलेगा। और इसी सोच से एक नए रास्ते का जन्म हुआ, संगठित होकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का। चलिए देखते हैं कि यह कैसे हुआ। और बस इसी सोच के साथ 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। शुरू में कांग्रेस का मकसद पूरी आज़ादी मांगना नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन के अंदर ही रहकर बातचीत के जरिए भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार और सुधार हासिल करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जल्द ही कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग सोच पैदा हो गई। एक तरफ थे नरम दल के नेता जो मानते थे कि अर्जियों और बातचीत से काम बन जाएगा, और दूसरी तरफ थे गरम दल के लोग जिनका कहना था कि नहीं, अब स्वराज यानी अपना राज चाहिए, और वो भी जन आंदोलन और बहिष्कार के जरिए। और गरम दल की इसी भावना को एक आवाज दी बाल गंगाधर तिलक ने। उनका वो नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बस एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था जिसने पूरे देश में आजादी की मांग में एक नई जान फूंक दी। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। साल 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए, और उनके आने के साथ ही ये जो राजनीतिक बहस थी ना, वो एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील हो गई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से खाली हाथ नहीं लौटे थे। वो अपने साथ लाए थे विरोध का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया हथियार, सत्याग्रह, यानी सत्य और अहिंसा, सच के लिए लड़ना लेकिन बिना हिंसा के। इस एक विचार ने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। लेकिन गांधी जी ने आते ही कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। नहीं, उन्होंने पहले अपने तरीकों को, अपने इस सत्याग्रह के हथियार को छोटे स्तर पर आजमाया। पहले चंपारण में किसानों के लिए, फिर खेड़ा में, फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए। और जब ये छोटे छोटे आंदोलन सफल हुए तो पूरे देश ने उन्हें अपना नेता मान लिया। अब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक साथ खड़ा था। ये वो दौर था जब एक के बाद एक ऐसे जन आंदोलन हुए जिन्होंने सच में ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक ऐसा जख्म जिसने पूरे देश को झकझोर दिया।
इसके जवाब में आया 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी मार्च, और आखिर में 1942 में अंग्रेजों को सीधी चुनौती, भारत छोड़ो आंदोलन। हर आंदोलन पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा असरदार। अब ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने बातचीत की कोशिश नहीं की। उन्होंने गोल में सम्मेलन बुलाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन का तो सीधा बहिष्कार कर दिया। हाँ, गांधी जी दूसरे सम्मेलन में गए जरूर, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। और 1942 आते आते सब्र का बांध टूट चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, अब या तो आजादी लेंगे या इस कोशिश में जान दे देंगे। यार पार की लड़ाई का ऐलान था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल दौर में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, देश के अंदर भी बंटवारे की बातें हो रही थीं। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश राज के अंत को एक बहुत ही दुखद और नाटकीय मोड़ दे दिया। और इसी दौर में एक और बड़ी शख्सियत सामने आई, सुभाष चंद्र बोस। उनका रास्ता गांधी जी से अलग था। उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज और सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। उनका वो जोशीला नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर आया आखिरी फैसला, माउंटबेटन योजना। ये एक तरह से दो धारी तलवार साबित हुई। एक तरफ इसने ब्रिटिश राज से पूरी आजादी दी, लेकिन दूसरी तरफ इसने ब्रिटिश भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और फिर वो दिन आया जिसका 90 सालों से इंतजार था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस पूरे 90 साल के सफर से कुछ जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? पहली, कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। दूसरी, कि आंदोलन का मकसद धीरे धीरे बदला, भागीदारी से शुरू होकर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग तक पहुंचा। और हां, साइमन कमीशन का बहिष्कार, चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन का रुकना और 1906 में मुस्लिम लीग का बनना, ये सब बहुत ही अहम मोड़ थे इस कहानी में। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज़ादी तो मिली, लेकिन किस कीमत पर? विभाजन का वो दर्द, वो त्रासदी। भारत ने आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं और जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।